नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस मोदी के आगे देश की सारी संस्थाएं झुकती चली जा रही हैं, वो मोदी, वो ताकतवर मोदी इस जज के आगे क्यों झुक गए? और क्या हम ये माने कि मोदी जी इस जज के जो फैसले थे, उन फैसलों से घबराकर मोदी जी ने आज अपने कानून मंत्री को बदल डाला? अब बड़ा सवाल यह है कि वो मोदी जिसके आगे देश की जुडिशरी, देश की न्यायपालिका, चीफ जस्टिस पहले झुकते चले आ रहे हों 2014 के बाद, जिस मोदी के आगे देश का कॉरपोरेट झुकता चला जा रहा, और जिस मोदी के आगे इस देश की ताकतवर रसूखदार मीडिया बिछती चली जा रही हो कदमों में, वो मोदी आखिर क्यों इस जज के आगे इतने उदार हो गए, इतने माइल्ड हो गए, इतने माइल्ड हुए, इतने उदार हुए कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय कानून मंत्री को कुर्सी से उतार दिया? अब ये कहानी बहुत बड़ी है, इसका इम्पैक्ट 2024 तक जा रहा है, और मैं इस कहानी का असली जो सच है वो आज आपके सामने एक एक करके उसकी परतें खोलने जा रहा हूं, उतारने जा रहा हूं। अब दोस्तों, ये जो कानून मंत्री हैं, युवा हैं, किरण रिजिजू साहब, मोदी जी और अमित शाह के बहुत खास हैं, पूर्वोत्तर से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। इनको जब कानून मंत्री बनाया गया तो रोज़ाना जो रिजिजू साहब थे, कोई ना कोई हमला सुप्रीम कोर्ट पर करने लगे, कभी चंद्रचूड़ पर, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस देश में जनता सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है, यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। अब ऐसी जो बातें कानून मंत्री कर रहे थे, ऐसी इस देश में पहले कभी नहीं हुई, और असर ये हुआ कि जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, वो इनसे नाराज़ हो गए कानून मंत्री से, और उसमें सबसे ज़्यादा नाराज़गी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की थी। अब लोग ऐसा कहते हैं कि आज जब कानून मंत्री को कुर्सी से हटाया गया तो इसके पीछे मोदी जी का जो छिपा मकसद था वो चीफ जस्टिस को खुश करने का था, रिझाने का था, उनको ऑब्लाइज करने का था। ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने इसलिए किया कि जैसे अडानी का मामला है या और भी बहुत सी जांचें हैं जो चल रही हैं, उसमें थोड़ी सी मोदी जी को राहत मिल जाए। तो क्या चंद्रचूड़ खुश होकर राहत दे सकते हैं? मुझे लगता है इन छोटी बातों से वो नाखुश और खुश होने वाली बात नहीं है। वो जब बात करते हैं तो वो संविधान के दायरे में रह के करते हैं। आने वाले समय में जो भी सरकार के केसेस पेंडिंग है उसमें कोई रिलीफ मिलेगा, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। अब दोस्तों, टाइगर और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले की तह में जाएं और उस सच को सामने लाएं आपके आगे, जिसको छुपाया जा रहा है सुबह से। सरकार छुपा रही है, गोदी मीडिया छुपा रही है कि आखिर वो असली वजह क्या है, क्यों कानून मंत्री को अचानक हटा दिया मोदी ने, और क्यों वो ऑब्लाइज करने चाहते हैं चीफ जस्टिस को। तो इसकी जो परत है मैं खोलूँगा ज़रूर, टाइगर और हम खोलने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किरण रिजिजू यानी जो कानून मंत्री और चीफ जस्टिस के बीच में जो लड़ाई थी, जो रिश्ते तल्ख थे, जो मतभेद थे, उसके पीछे की कहानी क्या है, उस पर भी मैं जाऊँगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मोदी जी की वो क्या मजबूरी थी, मोदी जी की वो मजबूरियाँ क्या हैं जिसके कारण, जिसके चलते मोदी जी चीफ जस्टिस के आगे झुकते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो मजबूरी है मोदी जी की वो ये है कि वो चाह कर भी चीफ जस्टिस को हटा नहीं सकते। चीफ जस्टिस कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है कि मोदी जी ने सोचा और हटा दिया। चीफ जस्टिस को हटाने का एक जो प्रोसेस है बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप यूँ कह लीजिए संक्षेप में कि चीफ जस्टिस को हटाना मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी दुखती रग ये है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं, इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है, वो 2024 नवंबर तक है। यानी इन्हीं की आंखों के सामने, जस्टिस चंद्रचूड़ की आंखों के सामने 2024 का फाइनल खेला जाएगा। ये भी एक वजह है। तो सबसे बड़ा कारण कि मोदी जी चाहकर इनको हटा नहीं सकते, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसलिए संक्षेप में हम यही समझें कि मोदी जी के लिए इनको कुर्सी से हटाना फिलहाल इम्पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 2, चीफ जस्टिस की जो छवि है
वो बड़ी ईमानदार टाइप की है। अगर जब ये चीफ जस्टिस इलाहाबाद में थे या फिर ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, इनका जब से कैरियर शुरू हुआ है इनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा रिश्वत का, घूस का, पैसे का, डीलिंग का, डील मेकिंग का। यानी कुल मिलाकर पैसे की लालच चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की आंखों में चमक पैदा नहीं कर सकती। और ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है जहां गुजरात लॉबी जैसे बिखरी हुई हो, कि जहां पैसा अडानी का, अंबानी का, किसी का असर नहीं चंद्रचूड़ के फैसलों पे। एक बहुत बड़ा पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, इनकी कोई दुखती रग नहीं है। अब ये मैं दुखती रग का मतलब है कि इस तरह का कोई मसला नहीं है जहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो या खुफिया एजेंसियां इनकी दुखती रग पर हाथ रख दें। जैसे मिसाल के तौर पर ये साहब थे, रंजन गोगोई साहब, अब इनका एक महिला स्टाफ के साथ कांटा भिड़ गया, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद इनके ऊपर उस महिला को लेकर शोषण की, जी हाँ, हैरेसमेंट की, पूरा शब्द नहीं बोल सकता यूट्यूब पे, हैरेसमेंट की कंप्लेंट हो गई। और वहीं पर कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र जो है उसने रंजन गोगोई की घेराबंदी कर ली। हालांकि उस हैरेसमेंट के मामले में बाद में ये बेदाग निकले, लेकिन दुखती रग थी रंजन गोगोई की। और फिर रंजन गोगोई ने क्या क्या फैसले दिए दुनिया जानती है। राफेल में क्लीन चिट दे दी और भी बहुत सी चीज़ें थी। और मोदी जी भी बड़े खुश हुए, उन्होंने रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा का सदस्य बना दिया रिटायर होते ही। अब इस तरह की दुखती रग चंद्रचूड़ की ढूंढने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये दुखती रग पर हाथ नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसी कोई दुखती रग है नहीं। अब कोई ईमानदार आदमी, ईमानदार भी हो और हिम्मती भी हो, बहादुर भी हो और ईमानदार भी हो, ऐसा आदमी जब सिस्टम में आता है, किसी ऊंची कुर्सी पर बैठता है, तो सही है कि इस देश का जो सिस्टम है वो हिलने लगता है। तो सिस्टम तो हिला हुआ है मोदी जी का, लेकिन इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि चीफ जस्टिस का, जैसे मैंने कहा कि कार्यकाल बहुत लंबा है। दूसरी चीज़, चीफ जस्टिस के पास ऐसे ऐसे केस पहुंच रहे हैं कि हर केस कहीं ना कहीं मोदी जी की दुखती रग है। जैसे अडानी का मामला, जैसे इलेक्शन कमीशन का मामला, जिसमें इलेक्शन कमीशन में इन्होंने कहा कि नहीं, नियुक्ति करने का तरीका ठीक नहीं मोदी जी आपका। सरकार का नियुक्ति करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए, सवाल ही नहीं उठाया, उसको बदल दिया। अपॉइंटमेंट का सिस्टम इलेक्शन कमीशन का बदला इन्होंने। और भी कई फैसले, अभी महाराष्ट्र का जो फैसला आया, उसने इस तरह का फैसला है कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी दिन, जिस दिन स्पीकर अपनी अदालत लगाएंगे असेंबली में, वो सरकार गिर सकती है। और भी कई ऐसे फैसले हैं जहां पर हर फैसला कहीं ना कहीं सरकार की साख की किरकिरी कर रहा है। ये भी एक कारण है कि मोदी जी को समझ नहीं आ रहा, और चाणक्य हैं वो भी नहीं समझ पा रहे कि चंद्रचूड़ की अगर काट करें तो कैसे करें। शायद कानून मंत्री को इसीलिए हटाया गया कि कम से कम चीफ जस्टिस साहब को कहीं ना कहीं रिझाया जाए। अब आपको टाइगर के खुलासे का इंतज़ार होगा, तो टाइगर के पास चलेंगे। आज वो इंदौर में है, इंदौर में सीधे कनेक्ट करेंगे, फोकस करेंगे कि आखिर ये जो मसला है इसकी जड़ में क्या है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कानून मंत्री और चीफ जस्टिस के बीच में जो रिश्ते हैं वो तल्ख कैसे हो गए, 36 का आंकड़ा कैसे होने लगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किरण रिजिजू जो थे, कहीं ना कहीं उनके पीछे अमित शाह थे, कहीं ना कहीं पीछे उनके मोदी जी थे, आरएसएस की लॉबी थी। रोज़ कुछ ना कुछ वो प्रॉम्प्ट करती थी, और जो कानून मंत्री थे रोज़ कैमरे के सामने आ जाते थे और कुछ ना कुछ बोलते थे। जैसे वो कहते थे कि भाई जजों की जो नियुक्ति का तरीका ये गलत है, इसको बदला जाना चाहिए। अब जजों की जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम के थ्रू होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थ्रू होती है, इसको बदलना चाहते थे कानून मंत्री। ये एजेंडा जो था वो बीजेपी का था, मोदी जी का था। वो चाहते थे कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भागीदारी हो, तो कुछ आरएसएस बीजेपी माइंडेड जजेस जो हैं वो न्यायपालिका में आए और जो फैसला दें तो सरकार को राहत मिले आगे चल के। ये एक तरह का एजेंडा था जिसका विरोध जुडिशरी में हो रहा था, जिसका विरोध मेरिट पर हो रहा था, और कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब भी विरोध कर रहे थे। और हालत ये थी कि रोज़ रिजिजू कुछ ना कुछ तल्ख बातें कैमरे पर करते थे और गोदी मीडिया दिन भर दिखाती थी, और फिर बाद में ट्विटर पर, फेसबुक पर ट्रोल किया जाता था जस्टिस चंद्रचूड़ को, खलनायक बनाने की कोशिश हो रही थी। मालिक कोई है तो जनता है, और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा। अब कानून मंत्री रोज इसी तरह के बयान जो हैं वो कैमरे पर दे रहे थे, और गोदी मीडिया इस तरह के बयान दिन भर टीवी पे चलाता रहता था, और उसके बाद
ट्विटर पे जो बीजेपी की ट्रोल सेना है वो खलनायक बनाने की कोशिश करती थी चंद्रचूड़ साहब का। और ये जो मैच है जहाँ पर रोज़ हमला सुप्रीम कोर्ट पर हो रहा था जजों की नियुक्ति को लेकर, और भी बहुत से कारण थे जहाँ पर घेराबंदी हो रही थी। उधर चंद्रचूड़ साहब भी एक ट्रांसपेरेंट आदमी, उन्होंने कहा हाँ मेरे कानून मंत्री के साथ मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिर्फ वो डिफरेंसेस ही हैं, अदरवाइज़ मैं उनका एहतराम करता हूँ। और ये बात फिर चंद्रचूड़ साहब ने भी कैमरे पर कही। Law Minister, he has a perception, I have a perception, and there's bound to be a difference in perceptions. And what's wrong about having a difference in perceptions? अब कानून मंत्री कुछ कह रहे हैं, उसका जवाब देने में बिल्कुल चंद्रचूड़ घबराए नहीं, उन्होंने खोलकर जवाब दिया। अब ये जो मुकाबला चल रहा था कानून मंत्री और चीफ जस्टिस का, इसी बीच कुछ ऐसे मुकदमे, कुछ ऐसे संगीन मामले चीफ जस्टिस की अदालत में आए कि सरकार थोड़ा घबराने लगी। जैसे एक मामला इलेक्शन कमीशन का था, जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही है, इस तरीके को बदलिए, और उन्होंने तरीका बदल दिया अपने जजमेंट में। अडानी साहब का जब मामला आया, अडानी कांड की जब जांच आई, तब रपटा लिया चीफ जस्टिस ने, जांच बैठा दी, मोदी जिससे बच रहे थे। फिर महाराष्ट्र का मामला आ गया, फिर मामले आते ही चले गए, और कई ऐसे फैसले आए कि मोदी जी और शाह साहब की नींद उड़ने लगी। मुझे लगता है यहीं पर ये पूरा का पूरा पेच फंसा था, यही दुखती रग है मोदी जी की कि भाई इससे निजात कैसे पाएं। इस आदमी को हटा तो सकते नहीं, ये आदमी कहीं ना कहीं ईमानदार है, ये पैसे खाने वाला नहीं है, लालची नहीं, इसको गवर्नर नहीं बनना है, इसको राज्यसभा नहीं जाना है, तो उसको डील कैसे करें। तो उन्होंने उस कानून मंत्री को ही हटा दिया। लेकिन कहानी दोस्तों इससे भी कहीं आगे जाके और भी उलझी हुई है, और ये कहानी रुकेगी 2024 पर जाके, फाइनल जब होगा इस देश का। मुझे लगता है कि एक बड़ी खबर है, बड़ा मसला है, और इसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं सीधे इंदौर, टाइगर से बात करते हैं और कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को डिकोड करें, तह में जाएं, सच्चाई आपके सामने लाएं। टाइगर, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि जिस तरह से अचानक नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कानून मंत्री को हटा दिया आज, आपको क्या लगता है कि ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आगे कहीं ना कहीं सरेंडर है, कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस के जो फैसले हैं उससे घबरा गए हैं, और चीफ जस्टिस की क्योंकि बन नहीं रही थी कानून मंत्री से, क्या चीफ जस्टिस के आगे एक तरह का ये समर्पण है उस मोदी सरकार का जो जिसका अहंकार हम अभी कम होते हुए नहीं देख पा रहे थे। देखिए, कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद बहुत सारी चीजें अब भाजपा के लिए क्लियर हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को भी ये समझ में आ गया है 2024 के पहले उन्हें कई जगह पे अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, अपनी जिद नीचे करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये हुआ, जैसे ही कर्नाटक के नतीजे आ गए, तुरंत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया। ये बर्खास्ती बहुत पहले कर जानी चाहिए, लेकिन ये बात पता पड़ती है। कर्नाटक के एक तमाचे ने ये दिखा दिया कि यदि आप जनता के खिलाफ जाओगे और ये सोचोगे कि मैं ही भारत हूं, तो ये भारत आपको आईना दिखा देगा जो भारत ने दिखा दिया। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो रविशंकर प्रसाद एक लॉ मंत्री थे, उनको क्यों निकाला, ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, लेकिन वो एक मैच्योर्ड वकील थे, एक मैच्योर्ड कानून मंत्री थे। कानून मंत्री एक ऐसा पद है इस देश में, क्योंकि आपको सीधा न्यायपालिका के साथ हैंडल करना होता है। इसमें आपको टकराव भी करना है तो उसके एक बात करने का लिहाजा होता है। आप यदि ये कहो कि रिटायर्ड जजेस का गैंग एंटी इंडियन गैंग है, यदि आप ऐसी बात करो, या आप ये कहो कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी कॉलेजियम सिस्टम लाकर, आप ये कह दो कि संविधान जब कॉलेजियम सिस्टम आता है तो उसमें जवाबदेही किसी की नहीं होती, ये ऐसे तमाम डायरेक्ट अपने कन्फ्रंटेशन लिया। और मैं ये मानता हूं दीपक भाई, रिजिजू को जितना आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, उनका जितना एक्सपीरियंस है, वो जब तक पीछे से समर्थन नहीं दिया या पीछे स्क्रिप्ट नहीं दिया गया, इस एक्टर ने डायलॉग नहीं बोला। पीछे से स्क्रिप्ट आया, ये बोलते गए, कुछ डायलॉग इन्होंने अपने जोड़े, शायद वो जोड़े हुए डायलॉग उनको तकलीफ दे गए। आपका रिटायर्ड जजेस इस देश के एक जज जो होता है न्यायपालिका से, जो न्यायाधीश निकलते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी उनका एक वजूद होता है, समाज में एक स्थान होता है। आप इनको एंटी इंडियन गैंग के मेंबर बना दो, क्योंकि वो कुछ संविधान को नजर में रखते हुए यदि कुछ सवाल उन्होंने उठाए। मैंने कई भाषण में भी सुन रहा था किरण रिजिजू के, ये ठीक है वो पूर्वोत्तर से आते हैं, पूर्वोत्तर के जो लोग होते हैं बहुत ही
हंसमुख स्वभाव के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल मुझे कम दिखी। और अगर उनको कोई और पोर्टफोलियो देते, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाते तो ठीक होता। अब कानून मंत्रालय, जहां B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहां हो कानून मंत्री इस देश के, और भी कई बड़े बड़े लीगल ल्यूमिनरीज जहां पर हो, वहां पर जब इनको बनाया गया, किरण रिजिजू साहब को, इनके मैं कई भाषण सुन रहा था। एक भाषण में इन्होंने कहा कि भाई संविधान है, जनता है, बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या है। अब इस तरह की बात अगर आप करेंगे कि संविधान और जनता और बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो ये तो एक पूरी तरह से एक ऐसा भाषण है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमित शाह उनको प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि भाई ये बोलो, या कोई और पीछे से गुजरात लॉबी या मोदी जी का कोई आदमी कह रहा था कि आज ऐसे ठोको, आज वैसे ठोको। ठोको नीति चल रही थी। तो ये जो ठोको नीति जो चल रही थी और जो बार बार हमले हो रहे थे वो चंद्रचूड़ पे हो रहे थे। तो क्या जस्टिस चंद्रचूड़, जो आज की तारीख में बहुत ही पॉपुलर जज हैं, मुझे लगता है 15-20 सालों में इतना पॉपुलर जज इस देश ने नहीं देखा होगा, क्या मोदी ने चंद्रचूड़ को अंडर एस्टिमेट किया? क्या अमित शाह ने चंद्रचूड़ साहब को अंडर एस्टिमेट किया? नहीं दीपक भाई, मैं इसको उल्टा समझता हूँ। रिजिजू जैसा युवा अनएक्सपीरियंस्ड आदमी को आपने लॉ मंत्रालय दिया, ये अपने दंभ में दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको मंत्रालय नहीं चाहिए, आपको मंत्रालय में रबर स्टैम्प चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि सारे मंत्रालय पीएमओ से चलते हैं। वर्तमान में अभी क्या हाल है हमारे देश के? वित्त मंत्रालय पीएमओ से चल रहा है, कॉमर्स मंत्रालय पीएमओ से चल रहा है। ये मंत्री भले ही कुछ भी पोपट पंची जैसे बोलते होंगे, लेकिन इनकी औकात क्या है और इनकी स्थिति क्या है हम भी जानते हैं पॉलिटिकली। लेकिन आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को जो कल तक वीआरएस लेके दलाली करता था, उसको राज्यसभा में लाके आपने 3-3, 4-4 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। और जो आदमी सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है इस देश में, नितिन गडकरी, उसके मंत्रालय छीनते छीनते एक मंत्रालय उसके पास रख दिया। ये तमाम बात आपने सिर्फ इसलिए की कि आपको लगता था कि मैं जो हूं मैं स्वयं भगवान हूं। दूसरी बात, इन्होंने चंद्रचूड़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, इन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। चंद्रचूड़ जी ने कोई जाके ओवर एस्टिमेट किया। चंद्रचूड़ जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। चंद्रचूड़ जी मात्र एक न्यायपालिका का जो दायित्व है वो निभा रहे। मैं नहीं मानता कि चंद्रचूड़ कोई सरकार के खिलाफ फ्रंट खोल के बैठे, वो न्यायदान का काम कर रहे हैं। ऐसे कई उन्होंने डिसीजन भी दिए हैं जिसमें सरकार को मदद भी हुई है, हुआ है ऐसा। कई जगह पे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। खासकर रिजिजू के खिलाफ जब मुंबई बार एसोसिएशन और उपराष्ट्रपति के खिलाफ बार एसोसिएशन आया, तो मजे लेने के लिए यदि सरकार के खिलाफ फ्रंट ही खोलना होता तो उस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करते। उन्होंने सरे इसे रिजेक्ट कर दी रिट पिटीशन। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका का अवमानना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिट पिटीशन रिजेक्ट कर दी। तो उन्होंने सिर्फ संविधान के हिसाब से चला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि संविधान को लॉकअप में रख के अपने मन में आई हुई चीजों को ही संविधान समझते हैं, तो फिर वो उसके खिलाफ तो बोलेंगे। यदि संविधान की धज्जियां उड़ेगी तो वो तो बात करेंगे। यदि ईडी धमकी देगा और डर दिखाएगा, तो ईडी का काम धमकी देना, डर नहीं है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइगर, ये बड़ी बात आपने कही। आप कह रहे हैं कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं वो मेरिट पे फैसले देते हैं, वो बाइस्ड नहीं है, वो कहीं भी पक्षपात नहीं कर रहे, ना वो विपक्ष के साथ हैं, ना वो किसी ऐसे विक्टिम कार्ड कोई खेल रहे हैं। जो सही है, जो मेरिट पर है, वो फैसला वो सुनाते हैं। तो जब एक चीफ जस्टिस मेरिट पर फैसला सुना रहा है, किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, तो फिर मोदी जी को डरने की जरूरत क्या है उनसे? मोदी जी कहीं ना कहीं बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं चंद्रचूड़ से? क्योंकि मैंने उस रिमार्क में ये भी कहा कि एक तरफ कोई संविधान की रक्षा करने के लिए अपना दायित्व निभा रहा है, और दूसरे आदमी अपना दायित्व निभाने के बजाय संविधान को लॉकअप में रख के अपने मन की बात को ही संविधान समझ रहा है, तो टकराव तो होगा। क्या चंद्रचूड़ जी ने केरल स्टोरी पे ऐसे डिसीजन नहीं दिए जो सरकार के फेवर होते, भारतीय जनता पार्टी को फेवरेबल होते? क्या उन्होंने बंगाल को ये नहीं कहा कि पिक्चर बैन नहीं होनी चाहिए? क्या उन्होंने केरल को नहीं कहा कि भाई क्यों पिक्चर बैन हो रही है? यदि सुरक्षा देना है तो आपका काम है, क्यों नहीं कहा? बिल्कुल कहा है। कई जगह यदि बंगाल के गवर्नमेंट को भी लताड़ा है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उन्होंने संविधान की रक्षा की। लेकिन जो आदमी अपने ही आपको संविधान समझता हो, जो अपने मन की बात को ही संविधान समझता हो, उसके खिलाफ तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां होगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान को सर्वोपरि रखता है। और आप ये कहते हो कि भैया संविधान और जनता के बीच में, सरकार और जनता के बीच में न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका वो अंकुश है जो मदमस्त हाथी यदि सत्ता का जनता के मंसूबे को रोनता है,
जनता के सपनों को रोनता है, तो उस हाथी को औकात दिखाने का काम सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका नाम का अंकुश करता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया पे डंडे नहीं चलाए? क्या उन्होंने नहीं बोला मीडिया गड़बड़ कर रहा है? मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ, और मैं अपने ऑडियंस को अगर बताना चाहूँ, दोस्तों को, आप ये कह रहे हैं टाइगर कि चंद्रचूड़ ने मेरिट पे फैसला दिया, लेकिन जहां जहां गलती थी मोदी की वहां पर उन्होंने आईना दिखाया मोदी को कि भाई ये आईना है, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्या आईना दिखाने से मोदी घबरा जाते हैं? अगर उनको आईना दिखाया जाए चिढ़ जाते हैं क्या वो? आईना दिखाने से घबरा नहीं जाते, चिढ़ जाते हैं। मोदी जी को आईना दिखने की आदत नहीं है, मोदी जी को अच्छा फोटो देखने की आदत है। आप आईने के नाम पे उनको फोटो दिखाते जाइए और एक ऐसा रोजी पिक्चर उनके सामने रखो तो वो खुश हो जाते हैं। वो उनको यदि कोई गलतियां उनकी बताएं, यदि उनको कुछ गलत कहें तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। गैंग ऑफ एंटी इंडियन गैंग वो इसलिए हो गया कि संविधान की रक्षा करते हुए रिटायर्ड जजेस ने कहा, वो न्यायपालिका के जज रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनका जमीर जिंदा है। यदि उनको लग रहा होगा कुछ गलत होता है तो वो स्टेटमेंट देते हैं। कई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो बाकायदा स्टेटमेंट देते हैं यदि उनको लगा कुछ देश में गलत हो रहा है। पत्रकार, यदि कोई सरकार गलत स्टेप उठाती है और उसका गलत इंपैक्ट होता है समाज पे, तो पत्रकार बोलते हैं। वो पत्रकार एंटी इंडियन हो जाते हैं, वो पत्रकार एंटी मोदी हो जाते हैं, वो पत्रकार भारत के अगेंस्ट हो जाते हैं, न्यायाधीश संविधान के खिलाफ हो जाते हैं। तो भाई आप संविधान नहीं है ना, मोदी जी संविधान नहीं है, ये उनको समझना होगा। ऐसी चर्चा हो रही है सत्ता के गलियारे में आज कि भाई चंद्रचूड़ से थोड़ी सी अनबन थी कानून मंत्री की, तो मोदी जी ने कानून मंत्री को इसलिए हटा दिया कि थोड़ा सा चंद्रचूड़ जो है खुश हो जाए। चंद्रचूड़ जो है उनका थोड़ा सा ईगो जो है मसाज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए एक जेस्चर दिया उन्होंने, एक भाव दिया मोदी जी ने कि भाई हम देखिए आपका बड़ा सम्मान करते हैं। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने इसलिए किया कि जैसे अडानी का मामला है या और भी बहुत सी जांचें हैं जो चल रही हैं, उसमें थोड़ी सी मोदी जी को राहत मिल जाए। तो क्या चंद्रचूड़ खुश होकर राहत दे सकते हैं या वो बदलने वाले व्यक्ति नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर से भी और जो बीजेपी के वकील है, बीजेपी समर्थक या राइटिस्ट जो पूर्व न्यायाधीश है या जो कुछ भी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर मैसेज पहुंचा दिया कि रिजिजू की कुछ बातें बहुत ही एंटी नेशनल हो गई है। पूरे न्यायपालिका को आप गलत हाँक नहीं सकते, डंडे से हाँक नहीं सकते। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज का स्टेटमेंट देके आप पूरी न्यायपालिका के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। ये जब मैसेज गया और उनको लगा यदि रिजिजू को रिप्लेस करके एक मैं दोस्ताना मैसेज देना चाहता हूं चंद्रचूड़ को, तो उससे कुछ फायदा होगा, ये इनकी सोच हो सकती है। लेकिन जितना चंद्रचूड़ को आप समझते हैं, जितना हम समझ रहे हैं, जितने उनके, और आदमी को समझने के लिए उनसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं होती है। आदमी का काम करने का तरीका, आदमी का अपने प्रोफेशन के प्रति दायित्व, वो अपने समाज के प्रति उनका दायित्व और उसकी निर्भर कैसा करते हैं वो उस आदमी का कैरेक्टर बताता है। मुझे लगता है इन छोटी बातों से वो नाखुश और खुश होने वाली बात नहीं है। वो जब बात करते हैं तो संविधान के दायरे में रह के करते हैं। आने वाले समय में जो भी सरकार के केसेस पेंडिंग है उसमें कोई रिलीफ मिलेगा ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यदि उनको सिर्फ रिवेंज ही लेना होता तो आज के डेट में चंद्रचूड़ द केरल स्टोरी के बैन को जस्टिफाई करते। आज वो उपराष्ट्रपति और किरण रिजिजू के खिलाफ जो रिट पिटीशन आई उसको एक्सेप्ट कर लेते। ये करना उनके हाथ में था, लेकिन उन्होंने संविधान की रक्षा की। उन्होंने अपने खिलाफ बोलने वाले को भी जगह दी यदि संविधान के रूप में उनको लगा कि यह गलत हो रहा है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप किस जगह पे बैठे हो यह मायना रखता है। इस देश का लॉ मंत्री यदि न्यायपालिका पे ही सवाल उठे, तो फिर यदि देश के कानून मंत्री का ही न्यायपालिका पे विश्वास नहीं होगा, तो फिर आम आदमी विश्वास कैसा रखेगा? और लोग यदि आम आदमी यदि न्यायपालिका को सही मानता है, तो फिर इस सरकार के प्रति कैसा विश्वास रखेगा? ये ऐसी एक सिचुएशन आ गई थी जहां किसी ना किसी को, जो आप कह रहे हैं, अगर मैं बहुत आसानी से उन दोस्तों को समझाऊं जो लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ जो 10-12 मामले इस वक्त अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो सही होंगे तो जजमेंट सही होगा, और अगर वो मोदी के मुखालिफ जा रहे होंगे, गलत होंगे, मेरिट पे होंगे,
तो हो सकता है चंद्रचूड़ मोदी के अगेंस्ट चले जाए। यानी चंद्रचूड़ का जो भी उत्तर होगा, चंद्रचूड़ का जो भी जजमेंट होगा, वो मेरिट पर होगा कि भाई वो सबूत देखेंगे। अगर सबूत मैं मोदी सरकार के मुखालिफ है तो वो जजमेंट में साफ साफ वो रिफ्लेक्ट होगा, और अगर मोदी देखिए, सरकार निर्दोष है तो जजमेंट उनके फेवर में होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको फिर एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप उस उदाहरण से समझ जाएंगे कि चंद्रचूड़ कितना ट्रांसपेरेंट है। गुजरात सरकार ने कुछ जजों का प्रमोशन किया, उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में लोग आए, सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रमोशन का स्टे दिया। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मोदी के खिलाफ है, या आप इसका इन्फरेंस ये निकाल सकते हो कि लगातार मोदी सरकार न्यायपालिका को घेर रही, इसलिए न्यायपालिका ने आईना दिखाया। ये एक अपना एक सोच हो सकता है, एक इससे अब इन्फरेंस निकाल सकते हो। लेकिन उसके तुरंत बाद जो सस्पेंडेड, जो जिनका प्रमोशन रोका गया, उन न्यायाधीशों की तरफ से एक रीट पिटीशन फिर सुप्रीम कोर्ट में आई कि साहब आपने स्टे दिया, इससे हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, हम जजेस हैं, हमारी समाज में इज्जत है, लोगों को लग रहा है कि हमारा डिमोशन हो गया, ये बेइज्जती हो गई हमारी, हमको न्याय चाहिए। वो रीट पिटीशन भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट कर ली। इससे ज्यादा और ट्रांसपेरेंसी आपको क्या चाहिए दीपक जी, कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिए हुए डिसीजन के खिलाफ एक रिट पिटीशन आती है, सर्वोच्च न्यायालय उसको भी सुनने को तैयार होता है कि कहीं हम उस एंगल से भी देखना होगा हमको, कहीं आपकी बेइज्जती तो नहीं हो रही है तो आप भी न्यायाधीश, आपकी इज्जत का ख्याल रखना ये न्यायपालिका का कर्तव्य है, सर्वोच्च न्यायालय का। तो जो आदमी इतना ट्रांसपेरेंट हो कि वो जिसके ऊपर एक्शन लेता है उसकी भी बात सुनने के लिए उसकी रिट पिटीशन एक्सेप्ट करता है, उस आदमी से आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सरकार ने कुछ स्टैंड ले लिया तो वो खुश हो जाएगा और सरकार ने कुछ ना खुशी। ये चंद्रचूड़ की खुशी ना खुशी का सवाल नहीं है, ये संविधान का सवाल है। ये देश इस संविधान से चलेगा दीपक भाई, या चाहे सरकार चाहे या ना चाहे, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका कम से कम संविधान रूपक एक अंकुश लेके इस सरकार पे खड़ी है, इसलिए इस मदमस्त हाथी को थोड़ा कंट्रोल, नहीं तो ये रोन देता संविधान को। हमने देखा है क्या कितनी जगह पे सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। तो मैं कतई नहीं मानता कि ये मेरिट, ये खुश या ना खुश होने वाली बात है। हाँ, सरकार का पक्ष हो सकता है कि वो खुश करने के लिए किया, लेकिन क्या न्यायपालिका खुश या नाखुशी की बात करती है? न्यायपालिका एक व्यक्ति नहीं है जो खुश या नाखुश हो जाए। यानी आप चंद्रचूड़ ने अपने, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कत्ल किया है, हत्या की है और उसके सबूत हैं, तो चाहे जितना ताकतवर आदमी इस मुल्क के हो, उसको चंद्रचूड़ जेल भेजेंगे। और अगर कत्ल नहीं किया है, सबूत नहीं है, तो चाहे जितना कमजोर आदमी हो, चाहे जितना दबाव हो किसी भी लॉबी का, उसको वो जेल नहीं जाने देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल। अब आखिरी सवाल ये है कि अगर रिजिजू को उन्होंने चंद्रचूड़ को सबक सिखाने के लिए मंत्री बना दिया, उनको एक स्क्रिप्ट दे दी कि भाई ये बोलना, कोलेजियम पे ये बोलना, फलानी चीज के लिए बोलना, इसको डिमोरलाइज करो, बोलते जाओ, कानून मंत्री हो तुम, और बाद में फिर मोदी जी ने देखा कि भैया तो कर्नाटक भी हार रहे, हिमाचल भी हार रहे हैं, दाल पतली, कई केस फंसे हुए हैं, तो फिर मोदी जी ने वही किसान आंदोलन वाला कर दिया कि जब देखा कि मामला गले तक आ गया है तो वापस ले लो। तो क्या इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि रिजिजू जैसे एक युवा मंत्री को कानून विभाग देना, कानून मंत्रालय देना मोदी की गलती थी, और आज उन्होंने बहुत बड़ी गलती थी, वो गलती उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके जगह मेघवाल जी लाए। मेघवाल जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का उनको एक्सपीरियंस है, एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटर, कम से कम बोलने के पहले, सोचने के पहले, कुछ बोलने के पहले कुछ सोचेगा, दी हुई स्क्रिप्ट भी पढ़ेगा तो अपने शब्दों में पढ़ेगा, जिससे देखेगा कि न्यायपालिका पे एकदम हमला होते हुए आहत नहीं हो जाए। दूसरी बात, आप न्यायपालिका पे लगातार हमला कर रहे हो और देश न्यायपालिका को जय जयकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको कर्नाटक में भी भुगतना पड़ा। कर्नाटक में भी लोगों ने देखा कि राहुल गांधी का कैसा घर छिना गया, सदस्यता छीनी गई। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के नतीजों में ये सारे मामले नहीं आए होंगे? कर्नाटक का एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, यदि स्टैटिस्टिक तो ये बताता है। वो बुद्धिजीवी वर्ग ये भी देख रहा था कि न्यायपालिका कैसी बिहेव कर रही है, और लगातार न्यायपालिका को गाली कौन दे रहा है। न्यायपालिका को आप गाली दे रहे हो इसलिए कि आपको न्यायपालिका सूट नहीं होती, तो क्या आपको न्यायपालिका भी पामेरियन कुत्ते जैसी पाल के रखनी है, जैसे आपने बाकी एजेंसीज को पाल के रखा है?
न्यायपालिका न्यायपालिका आपके दरबार का दरबारी बनने को तैयार नहीं। गए वो दिन बोबड़े साहब वाले जहां आप कुछ कर सकते थे, आज वो दिन नहीं है। आज चंद्रचूड़ नाम के व्यक्ति है, ना वो राज्यसभा का लालच है, ना कहीं गवर्नर बनने की अभिलाषा है। यही कम से कम उनके अभी तक के निर्णय दिखाते हैं। और इसीलिए ये तो सही, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, संविधान सर्वोपरि। यदि संविधान जो कानून यदि ये कहता है, उनके मन भी कहता होगा कि ये सही है, लेकिन कानून कहता है गलत है, सामने जो कानून है, उसके बाद कानून की जो मूर्ति होती है ना, उसके आंखों पे पट्टी होती है। वो पट्टी इसलिए होती है कि वो अपना कौन पराया कौन ये देखे बगैर वो तराजू में न्याय तोले। और हमारे चंद्रचूड़ साहब, मुझे लगता है कम से कम आंखों के खुले आंखों देखने के बाद भी जब उस चेयर पे बैठते हैं तो उनका अपना कोई नहीं होता, उनका पराया भी कोई नहीं होता। उनके सामने सिर्फ भारत का संविधान होता है और संविधान के हिसाब से चलते हैं। सरकार को भले ही लगे, और मुझे लगता है कि सरकार के पास और क्या रास्ता होता है। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं दीपक भाई, आप हमेशा मुझे सवाल पूछते हैं। सरकार ने टकराव लिया रिजिजू के थ्रू। मैंने कहा कि रिजिजू जी की इतनी औकात नहीं कि बेचारे बोले ऐसा, उनको स्क्रिप्ट दिया, उनसे बुलवा लिया, अब वो मिसफायर हो गया बुरी तरह से, तो सरकार क्या कर सकती है? रिजिजू से माफी नहीं मंगवा सकती। एक ही काम हो सकता है कि उनको एक इज्जत से एग्जिट दे। तो उनको अर्थ साइंस मंत्रालय देख दिया, तो कम से कम जो ट्वीट आज कपिल सिब्बल का आया वो बहुत कुछ कह गया। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, न्यायपालिका का विज्ञान तुम समझ नहीं पाए, अब कम से कम विज्ञान के साथ न्याय करोगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। जी यही सब कुछ बता देता है। जी, टाइगर आए और आपने जो एक चीज कही कि भाई चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदूवादी हो या जिहादी हो, कोई ब्लैक है कोई वाइट है, अगर कोई गलत है तो गलत है, कोई सही है तो सही है। यही चंद्रचूड़ की फिलॉसफी है। और शायद प्रेमचंद ने भी कहा था कि जो पंच होते हैं वो परमेश्वर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने यहाँ रोशनी डाली। और ये एक ऐसा मसला है जिसने कहीं ना कहीं मोदी को फिर से एक बार आप कह सकते हैं कि उनको फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, और रिजिजू को हटाना कहीं और ज्यादा भारी मोदी जी पे पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आपका इस धन्यवाद।